अस्सलाम वालेकुम जी। वसीम मलिक और मरियम नवाज़ ख़ान आपको कमरा अदालत नंबर 1 में खुश आमदीद कहते हैं। आज कमरा अदालत नंबर 1 में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के मखसूस नशिस्तों का तफसीली फ़ैसला डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसके ऑब्वियस है कि 2 एपिसोड होंगे, 70 सफ़ात पर मुश्तमिल ये फ़ैसला है और इसमें बड़ी अहम चीज़ें डिस्कस की गई हैं। तो इस पहले हिस्से में हम आपके सामने रखेंगे कि इस तफसीली फ़ैसला जारी होने के बाद क्या वफाकी हुकूमत का जो मुजवज़ा आइनी तरामीम पास करवाने का प्लान बी था उसे ठेस पहुंची है, वो खटाई में पड़ गया है, क्योंकि आज इस मखसूस नशिस्तों के फ़ैसले में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान और बिलखसूस जस्टिस मंसूर अली शाह की सरबराही में 8 जजेज़ ने इलेक्शन कमीशन का एक रूल जो है उसे उड़ा के रख दिया है। और वो रूल ही असल वही इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास ताकत थी कि जो इजाफी सूरत में मखसूस नशिस्तें हुक्मरान इत्तेहाद को दी गई थी, और उसी रूल्स के तहत ही गुज़श्ता बार फैसला किया गया था। और फिर डिस्कस ये भी करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के आज के फैसले ने क्या स्पीकर कौमी असम्बली का जो आज से कुछ रोज़ कबल इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को ख़त लिखा गया था और इलेक्शन कमीशन के उसके ऊपर रोज़ इजलास भी जारी थे, तो क्या वो ख़त भी मुस्तरद हो गया है। और उससे भी अहम चीज़ के इलेक्शन एक्ट में तरामीम की गई थी वफाकी हुकूमत की जानिब से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फैसला अनडू करने के लिए, तो क्या वो तरामीम भी खटाई में पड़ गई हैं। और उससे भी अहम ECP के कंडक्ट के ऊपर आज के रोज़ जस्टिस मंसूर अली शाह की सरबराही में 8 जजेज़ ने कुछ अहम ऑब्जर्वेशंस दी हैं इस तफसीली फ़ैसले में। और फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इंतखाबात से भी मुतालिक बहुत कुछ लिखा गया है। मरियम, ओवर टू यू। मैं ये चाहता हूँ कि हम रूल्स के ऊपर तो आते हैं। ये जो रूल 94 को आज के रोज़ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने अपने तफसीली फ़ैसले में अल्ट्रा वायरस डिक्लेयर कर दिया है, उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेज हो सकते हैं। मगर उससे पहले ज़रा ये बताएं कि ECP के कंडक्ट पर भी कुछ संगीन सवालात उठाए गए हैं इंतखाबात को लेकर 8 फरवरी के। देखिए वसीम, बिल्कुल एक्सपेक्टेड था कि जब सुप्रीम कोर्ट का तफसीली फ़ैसला आएगा तो उसके अंदर ECP के कंडक्ट के ऊपर बात होगी, लेकिन हम ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि अभी तक जो हुकूमती प्लान है और अभी तक जो कोशिशें की गई हैं पिछले हफ्ते बिलखसूस हमने देखा कि 19 सितंबर और 20 सितंबर को जिस तरह से पहले स्पीकर के और फिर पूरे मुल्क से स्पीकर्स के खतूत आए इलेक्शन कमीशन को। इलेक्शन कमीशन 4 रोज़ और आज 5वें दिन भी इजलास कर रहा है और उनको बाकायदा एक होमवर्क करके दिया जा रहा था हुकूमत की जानिब से। उस पर सुप्रीम कोर्ट की इस जजमेंट ने किस तरह से पानी एक तरह फेर दिया है, इस पर हम बात करेंगे। लेकिन इससे पहले ये कि इलेक्शन कमीशन के कंडक्ट पर कैसे गए। जस्टिस मंसूर अली शाह एक डिफरेंट तरीके से वसीम जजमेंट लिखते हैं, जैसे किसी किताब की सूरत। हर चैप्टर होता है, उसकी हेडिंग होती है, उसके जवाबात होते हैं, हर चीज़ को मुफस्सिल अंदाज में हर पैराग्राफ के अंदर डिस्कस किया गया है। और जस्टिस मंसूर अली शाह ने इस जजमेंट के प्रीफेस के अंदर ही शुरू किया है आईने पाकिस्तान से, उसके मुकद्दम होने से। ये कहा है कि वो किसी हुकूमत का ब्लूप्रिंट नहीं हुआ करता और वो जो होता है वो अवाम की, यानी आईने पाकिस्तान अवाम की किस्मत का फ़ैसला करता है। उसके बाद वो बात करते हैं जो अवाम का एतमाद है, मुकद्दस एतमाद, सेक्रेड ट्रस्ट का जो एलिमेंट है हमारे आइन के अंदर, उसके हवाले से वो बात करें। उसके बाद वो बात करें इलेक्शन कमीशन के किरदार पर। इलेक्शन कमीशन के किरदार पर जब वो बात करें तो वो ये कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन जो इलेक्शन अथॉरिटीज़ होती हैं वो ना सिर्फ इलेक्शन कराने की इंतज़ामी बॉडीज़ होती हैं, बल्कि जो अवाम का एतमाद है इलेक्शन प्रोसेस के अंदर, जो जमहूरी जो हमारे इक़दार हैं उनकी बुनियाद सेट करता है इलेक्शन कमीशन। और इस ज़िम्न में इलेक्शन कमीशन को फेयर होना चाहिए, उनको गैर जानिबदार होना चाहिए, मुनसिफाना होना चाहिए। यही वो है जो आइन का आर्टिकल 218(3) भी डिस्कस करता है। लेकिन यहाँ पर पहले ही जो प्रीफेस है इस जजमेंट का, उसके पैराग्राफ नंबर 3 के अंदर ही ये करार दे दिया गया इनकी जानिब से, जजेस की जानिब से, कि इलेक्शन कराने की मजाज अथॉरिटीज़ जमहूरियत की गारंटर होती हैं। और फैसले के अंदर वो ये लिखते हैं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ना सिर्फ इंतखाबात कराने की इंतज़ामी बॉडी है, बल्कि इलेक्टोरल वक़ार और जमहूरियत के तसलसल का भी ज़ामिन है। उसके बाद वो ये करार दे रहे हैं कि जब इलेक्शन अथॉरिटीज़ अपने एक बुनियादी असूलों से मुनहरिफ हो जाएँ, हट जाएं, और वो एक सियासी जमात जो कि मरकज़ी सियासी जमात है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का नाम नहीं लिखा गया, रेफर उसी की तरफ किया जा रहा है कि उसको गैर कानूनी तौर पर उसकी पहचान छीन लें, यानी इलेक्शन से बिल्कुल पहले उसका सिंबल छीन लें, और उसके बाद उम्मीदवार और वोटर को भी उसके हक से महरूम कर दे। तो इलेक्शन कमीशन जिसका काम एक गैर जानिबदार इलेक्शन कराना है, वो अब ये कर रहा है कि वो इदारा जाती साख्त और
اپنی جو عزت اور وقار ہے وہ کھو رہا ہے. شروع ہی میں الیکشن کمیشن کے بارے میں یہ سخت جو ہے وہ اچھا ساتھ observations آ گئی یہ اور بھی اس تو کے بعد کہہ دیا گیا نا کہ جب الیکشن کمیشن انتخابی عمل میں غلطیاں کرے تو پھر انہیں درست کرنے کے لیے عدلیہ کی مداخلت ناگزیر ہو جاتی ہے. بالکل اسی طرف میں آ رہی تھی کہ پھر پیراگراف 4 میں سیاسی جماعتوں کی اہمیت کے حوالے سے لکھا اور یہ پریفیس ہے, ابھی پوری ججمنٹ باقی ہے, اور اس کے 5ویں پیراگراف کے اندر وہ لکھ رہے ہیں کہ جوڈیشل انٹرونشن کیوں ضروری ہے انتخابات کے اندر. اس کا حوالہ اگر آپ نے دیکھا ہو تو وسیم 1874 اور 1875 اور 1876 کی ججمنٹس کوٹ کر کے لکھا گیا ہے کہ کیسے شروع ہی سے جب سے جمہوریت کا آغاز ہوا, جب سے اس کی بنیاد پڑی, تب ہی سے جو عدلیہ ہے وہ انتخابی عمل کا جائزہ لیتا آیا ہے, اور جب جو انتخابات کرانے کی بنیادی جو کردار ادا کرنے والی باڈیز ہے جیسے ہمارا الیکشن کمیشن آف پاکستان ہے وہ اپنا کردار صحیح طریقے سے نہ ادا کر سکے تو پھر عدالتی جو انٹرونشن ہے, عدالتی مداخلت ہے وہ ناگزیر ہو اچھا جاتی ویسے ہے. آپ کی بات ہم سب لوگ ایک چیز ایکسپیکٹ کر رہے تھے اور اس کا ناظرین وفاقی حکومت کو بھی شدید ڈر تھا, اس کا ادراک ہمارے پاورفل سرکلز کو بھی تھا کہ اگر یہ مخصوص نشستوں کا ڈیٹیل ججمنٹ آتا ہے تو کہیں اس میں پورے کے پورے انتخابی عمل کے اوپر اس طرح سے سوالات نہ اٹھا دیے جائیں کہ پورا الیکشن ہی اس میں اڑا دیا جائے. تو لیکن ہم نے ایک چیز دیکھی کہ ان 8 ججز نے کہیں نہ کہیں کنسٹرینٹ کا مظاہرہ تو ضرور کیا, اس حد تک وہ آبزرویشنز نہیں لکھی گئی. ہاں یہ ضرور کہہ سکتے ہیں ہم کہ انہوں نے الیکشن کمیشن آف پاکستان کو اسپیئر آؤٹ نہیں کیا. الیکشن کمیشن آف پاکستان کی جو غلطیاں تھیں ان کی نشاندہی کی, اور اس سارے معاملے میں یہ مجھے لگتا ہے کہ جسٹس منصور علی شاہ کا براہ راست چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو جواب ہے کہ جہاں وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کو ایک ایسا آئینی ادارہ مانتے ہیں کہ جس کے اوپر وہ لاہور ہائی کورٹ کے ججز کو بھی کہہ چکے ہیں کہ خبردار الیکشن کمیشن کے اوپر اگر آپ نے انگلی اٹھائی بلکہ اس کی عزت کریں. وسیم باقاعدہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس ججمنٹ کے اگر 70 صفحات ہیں تو کم از کم آدھے صفحات کے اوپر 35 صفحات کے اوپر یہ درج ہے کہ الیکشن کمیشن کی ذمہ داری کیا تھی, الیکشن کمیشن نے موجودہ کیس کے تناظر میں کیسے اپنی ذمہ داری پوری نہیں کی, اور پھر ہمیں یعنی سپریم کورٹ آف پاکستان کو اس میں مداخلت کرنا کیوں پڑی. اور ایک اور بہت بڑی بات, جیسے آپ ابھی بتا رہے تھے کہ انہوں نے براہ راست 8 فروری کے الیکشنز کے اوپر کامنٹ نہیں کیا, بالکل درست بات ہے, لیکن انہوں نے اس کیس کے تناظر میں الیکشن کمیشن اور ریٹرننگ افسران کے کنڈکٹ کے اوپر بات کی. ناظرین یہ ججمنٹ شروع ہو رہی ہے 15 دسمبر سے. 15 دسمبر وہ دن تھا, صرف آپ کی میموری کے لیے بتاتی چلوں, جب سپریم کورٹ کی سرما کی چھٹیاں ہو رہی تھی اور چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے ریٹرننگ افسران سے متعلق لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف رات گئے عدالت لگائی تھی. باقاعدہ الیکشن کمیشن سے سپریم کورٹ میں بیٹھ کر ہی درخواست ڈلوائی گئی تھی. الیکشن کمیشن کو حکم دیا گیا تھا کہ آج ہی 12 بجے سے پہلے الیکشن شیڈیول اناؤنس کریں, اور پھر وہ الیکشن شیڈیول اناؤنس کروا کر چیف جسٹس چھٹیوں پر چلے گئے تھے بیرون ملک, اور ان کے پیچھے پھر انٹرا پارٹی الیکشنز کا معاملہ آیا. تو 15 دسمبر سے یہ کہانی شروع کر رہے ہیں یہ 8 ججز. اچھا یہ obvious تھا, مجھ سے کسی نے پوچھا کہ آپ ڈیٹیل ججمنٹ کہاں دیکھ رہے ہیں. جب ہم ان چیزوں کو اس وقت ڈسکس کرتے تھے تو الزام بھی یہی لگتا تھا کہ کیا جسٹس منصور علی شاہ اور 8 ججز نے تفصیلی فیصلہ پہلے کچھ صحافیوں کو یہ جاری کر دیا. تو یہ بڑی ایک کامن سینس کی بات تھی کہ جب سپریم کورٹ آف پاکستان کے سامنے ایک مدعا تھا وہ انتخابات سے متعلق تھا, وہ اس کا جو اہم ترین جزو تھا وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کا 1 فروری کا فیصلہ تھا, جس میں انہوں نے پاکستان تحریک انصاف کے تمام امیدواروں کو آزاد ڈکلیئر کیا تھا, اور وہاں سے یہ ڈسپیوٹ شروع ہوا تھا مخصوص نشستوں کا. آج سپریم کورٹ نے اپنے اس ججمنٹ میں دوبارہ مختصر حکم نامے میں تو کہا گیا تھا, ڈیٹیل ججمنٹ میں بھی کہا گیا کہ وہ پشاور ہائی کورٹ کا اور الیکشن کمیشن آف پاکستان کا جو فیصلہ ہے اس معاملے میں اسے وہ الٹرا وائرس ڈکلیئر کر رہے ہیں, بالخصوص جو 1 مارچ کا فیصلہ تھا جس میں ای سی پی نے آزاد حیثیت میں ڈکلیئر کیا تھا. تو جب اس سارے معاملے کی بات شروع ہوگی اور کیس کے حقائق کی بات شروع ہوگی تو وہ 15 دسمبر ہی اس کا وہ غالباً پہلا دن بنتا ہے, اور اس کے بعد پھر اگلی جو تاریخ انتہائی اہم ترین آتی ہے وہ 22 دسمبر ہے, پھر 13 جنوری اور بلے کے انتخابی نشان سے متعلق بھی انتہائی اہم ترین آبزرویشنز لکھی گئی ہیں, وہ ذرا کوئکلی بتا دیں. آپ کے سامنے رکھتے ہیں. اس فیصلے کے اندر ججز تفصیل سے لکھ رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ جسٹس محمد علی مظہر کیونکہ جو بلے کا انتخابی نشان کا فیصلہ تھا وہ دینے والے بینچ میں شامل تھے اور ان 8 ججز کا بھی حصہ ہیں, تو انہوں نے خود کو محدود رکھا ہے اور وہ اس پیراگراف سے اگریڈ نہیں ہے. لیکن باقی ججز یہ کہتے ہیں کہ جس طریقے سے الیکشن کمیشن آف پاکستان نے 22 دسمبر کو ایک پارٹی کو اپنے جو درست سرٹیفکیٹس ہیں وہ جمع نہ کرانے کی بنیاد پر ان کا انٹرا پارٹی الیکشن کا لدم قرار دیا اور ان کو ان کے سمبل سے محروم کیا, اور ایسے ٹائم پر کیا جبکہ انتخابی عمل کا آغاز ہو چکا اور جو عوام ہیں ان کے بنیادی حق جڑے ہیں اس انتخابی عمل سے. تو یہ 8 ججز یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم
जो वो इलेक्शन कमीशन का पूरा कंडक्ट था उससे भी मुत्तफिक नहीं है। इलेक्शन कमीशन के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इलेक्शन के शेड्यूल अनाउंस होने के बाद जो है वो उनके इंतखाबी सिंबल यानी बैट से महरूम करने का जो फैसला है उस पर वो कहते हैं कि हमारे बहुत सारे कंसर्न्स हैं, लेकिन हम उनका इस वक्त इजहार इसलिए नहीं कर रहे कि बल्ले के इंतखाबी निशान से मुतालिक जो नजरसानी दरख्वास्त है वो अभी तक ज़ेर इल्तवा है। और जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने भी इसी वजह से उस दरख्वास्त पर और या उस मामले पर कमेंट करने अच्छा, वन लाइनर ये है कि बल्ले के इंतखाबी निशान से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट ने आज भी अपनी उस जजमेंट में लिख दिया है कि असल फसाद की जड़ 13 जनवरी का फैसला था। और एक उस तरह अल्फाज में नहीं, अगर मैं अपने ज़ुबान में तशरीह करूँ तो यही है। और दूसरा एक और जो प्रोपेगेंडा किया जाता था वो खैर हम अगले हिस्से में उसको डिटेल के ऊपर डिस्कस करेंगे, मगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ फरीक नहीं थी। ये एक बात की जाती थी कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल फरीक थी, पीटीआई फरीक नहीं थी, लिहाजा पीटीआई को ये मखसूस नशिस्तें कैसी दी गई हैं। पीटीआई को फरीक भी उन्होंने तस्लीम किया और साथ ही ये भी इजहार किया कि जब हमारे साथी जजेस के सामने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला ये एक्सप्लेन करने की कोशिश करते थे कि किस वजह से उन्हें सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में शमूलियत इख्तियार करनी पड़ी, तो उनको रोक दिया जाता था ये कहकर कि आप पीटीआई के वकील हैं या आप सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के वकील हैं। और इस अमल पर, उस कंडक्ट पर जो उस वक्त चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस कादी फरीसा का था, उस पर भी ये 8 जजेस सवाल उठा रहे हैं। वसीम, क्विकली हमारे पास ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो रूल 94 है, जो देखने में लगता है कि अच्छा होगा कोई रूल इलेक्शन कमीशन का, उसने कैसे आईनी तरमीम के पूरे रास्ते पर जो है वो कदम डाली, उसको सुप्रीम कोर्ट के, आपके नॉलेज के लिए बताते चलूँ कि सुप्रीम कोर्ट के इस तफसीली फैसले के अंदर जो इलेक्शन एक्ट के तहत इलेक्शन कमीशन अपने ज़ाब्ते इखलाक के लिए रूल्स तश्कील देता है, उस रूल 94 को कलअदम करार दे दिया गया है। वसीम, आप हमें बताएं कि रीजंस क्या बता रहा है। पहले ये बता दें कि रूल 94 है क्या, और फिर ये कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान उससे मुतल्लिका क्या बात कर रहा है इसमें। जैसे आपने भी बताया कि रूल जो है वो कोई भी एक आइनी इदारा है, वो अपने किस तरीके से वो काम करेगा, वो ज़ाब्ते क्या होंगे, तो वो रूल मेकिंग पावर उनके पास होती है और वो इलेक्शन एक्ट ने उन्हें दी है। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने रूल्स बनाए हुए हैं, उनमें से जो रूल 94 है वो है मखसूस नशिस्तें सियासी जमातों को देने का अख्तियार। और आपको एक और भी मैं दिलचस्प बात बताऊं कि जब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने ये मखसूस नशिस्तें इजाफी सूरत में हुक्मरान इत्तेहाद को दी थी तो वो इसी रूल 94 के तहत दी थी। अब क्विकली रूल 94 है क्या वो मैं आपको बता देता हूँ, फिर मैं डिस्कस करूंगा कि रूल 94 को सुप्रीम कोर्ट ने किन अल्फाज में उड़ाया है, कलअदम करार दिया है, और फिर हम डिस्कस करेंगे कि इस रूल 94 को कलअदम करार देने से स्पीकर का जो ख़त है टेक्निकली क्या वो भी कलअदम करार नहीं दिया गया बादियो नज़र में, और जो इलेक्शन एक्ट में तरमीम की गई थी वो भी सारा उनका मामला, जो इलेक्शन एक्ट में तरमीम की गई थी उनको ये रूल 94 उड़ाने से उनका जो मतलूबा हदफ था वो अब अचीव नहीं हो सकेगा एज इट इज। हम तो मेरा ख्याल है कि सबसे पहले हम क्विकली प्लान बी डिस्कस कर लेते हैं कि नाज़रीन को ये पता होना चाहिए। प्लान बी नाज़रीन ये था, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को ये कहा गया, खतूत लिखे गए, इलेक्शन एक्ट का सहारा दिया गया और उसमें कहा यह गया कि ये जो मखसूस नशिस्तें हैं ये हुक्मरान इत्तेहाद को दोबारा इजाफी सूरत में दे दी जाएँ, तो उस सूरत में नंबर गेम पूरा करके आइनी तरमीम करना मकसूद था। क्विकली मैं आपको बता देता हूँ रूल 94 क्या है। इलेक्शन कमीशन का सबसे पहले तो सियासी जमातों को मखसूस नशिस्तें देने का ये जो अख्तियार है इसे हम रूल 94 कहते हैं। रूल 94 की जो सेक्शन 1 है उसमें बताया गया है कि इलेक्शन कमीशन सियासी जमातों को कौमी और सूबाई असम्बलियों में जीती गई मखसूस नशिस्तें गज़ट ऑफ पाकिस्तान में नोटिफिकेशन के ज़रिए आवेज़ा करेगा। रूल 94 का जो सेक्शन बी है उसमें कहा गया कि किसी सियासी जमात का परसेंटम हिस्सा इसकी कौमी और सूबाई असम्बलियों में जीती गई नशिस्तों की मुनासबत से होगा। अब जो ये परसेंटम का लफ्ज़ है ये गालबन उस परसेंटेज का नाम है, उस प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन का नाम है जिस फार्मूले के तहत ये मखसूस नशिस्तें सियासी जमात को दी जाती हैं। अब रूल 94 का जो सेक्शन 3 है वो मैं आपको बताऊं, मखसूस नशिस्तें गिनते हुए एक सीट का तनासुब पार्लियामान में सबसे ज़्यादा जीती गई नशिस्तों के मुनासबत से निकाली जाएंगी, यानी ये भी एक फार्मूले के हवाले से बताया गया। मैथमेटिकल है। अच्छा, रूल 94 का जो सेक्शन 4 है वो अहम तरीन है। बिल्कुल। अक़लियतों और ख़वातीन की मखसूस नशिस्तें रूल 2 में दर्ज परसेंटम के शेयर से दी जाएंगी, यानी रूल 94 कहता है कि जो ख़वातीन और अक़लियतों की मखसूस नशिस्तें हैं वो जो रूल 94 का सब सेक्शन 2 है जिसमें हमने बताया कि फार्मूला है परसेंटम है उसके मुताबिक दी जाएंगी। अब इसी 4 का सब सेक्शन 2 दोबारा वो कहता है कि एक मरतबा जमा कराई गई मखसूस नशिस्तों की फहरिस्त 3 दिन के मुकर्ररा वक्त के बाद कुछ शामिल करने या निकालने के लिए तब्दील नहीं हो सकेगी। और ओवरऑल रूल 94 की जो वजाहत है वो मैं आपके सामने रख देता हूँ कि रूल 94 ये कहता है कि सियासी जमात वो है जिसका इंतखाबी निशान हो, यानी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जिसको रिकग्नाइज्ड किया हो सियासी जमात
وہ انتخابی نشان اس کے پاس ضرور ہوگا۔ اب یہ تو رول 94 ہے، میں دوبارہ کہہ رہا ہوں کہ اسی رول 94 کو سامنے رکھتے ہوئے الیکشن کمیشن آف پاکستان نے سب سے پہلے مخصوص نشستیں جو ہیں وہ سنی اتحاد کونسل کو نہیں دی تھیں اور حکمران اتحاد کو اضافی صورت میں دی تھیں۔ رول 94 سے متعلق سپریم کورٹ آف پاکستان نے اپنے تفصیلی فیصلے میں کہا کہ ساری بحث بے معنی ہے جب تک ہم الیکشن ایکٹ کے رول 94 کی قانونی حیثیت کو نہیں جانچیں گے۔ الیکشن رول نے اپنے ضابطہ اختیار بنانے کی پاور الیکشن کمیشن آف پاکستان کو دی ہے جس کے تحت رول 94 بنایا گیا ہے۔ رول 94 طریقہ کار بتاتا ہے کہ سیاسی جماعت کی کیا متناسب نمائندگی ہوگی۔ رول 94 کی وضاحت بتاتی ہے کہ سیاسی جماعت وہ ہے جس کے پاس انتخابی نشان ہو۔ اس وضاحت سے یہ طے ہوتا ہے کہ کسی سیاسی جماعت کو الیکشن کمیشن انتخابی نشان سے محروم کر دے تو اس کا سیاسی جماعت کے متناسب نمائندگی کا جائز حق بھی چھن جاتا ہے۔ پھر یہ کہا گیا کہ رول 94 کی یہ وضاحت نہ تو آئین کے آرٹیکل 51، نہ تو آئین کے آرٹیکل 106 اور نہ ہی الیکشن ایکٹ کی جو سیکشن 215 کی سب سیکشن 5 ہے اس سے مطابقت رکھتی ہے۔ پھر یہ کہا گیا کہ رول 94 نہ صرف سیاسی جماعت کے انتخابی نشان نہ ہونے کے قانونی نتائج طے کر رہا ہے بلکہ سیاسی جماعت کا آئینی حق بھی چھین رہا ہے جو کہ آئین کے آرٹیکل 51 اور 106 میں درج ہے۔ پھر یہ بھی کہا گیا کہ کوئی بھی ضابطہ اپنے پیرنٹ سٹیچو یا آئین سے ماورا نہیں ہو سکتا، یعنی آپ نے آئین اور الیکشن ایکٹ کے مطابق ایسا رول بنا دیا ہے جو الیکشن ایکٹ اور آئین سے ہی متصادم ہے۔ پھر یہ کہا گیا کہ رول 94 کی یہ وضاحت کہ سیاسی جماعت وہ ہے جس کے پاس انتخابی نشان ہے آئین اور قانون سے متصادم ہے، لہٰذا رول 94 کو کالعدم قرار دیا جاتا ہے۔ اب مجھے ایک سوال کا جواب دے دیں، الیکشن کمیشن آف پاکستان نے اضافی صورت میں یہ مخصوص نشستیں حکمران اتحاد کو رول 94 کے تحت دی، سپریم کورٹ آف پاکستان نے آج کے روز وہی رول 94 اڑا دیا۔ بالکل، تو اس کی کیا یہ میری سمجھ بوجھ ٹھیک ہے کہ اب یہ مخصوص نشستیں حکمران اتحاد کو اضافی صورت نہیں دی جا سکتی؟ وسیم نے جو پورا آرڈر پڑھا اور جو وہ ہم ایک آپ کے سامنے تفصیل رکھنا چاہ رہے ہیں اس کو بالکل جو ہے وہ کلیئر ورڈز میں بتا دیتی ہوں کہ ہوا کچھ اس طرح کہ مخصوص نشستوں کا معاملہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے اپنے 3 مارچ 2024 کے آرڈر کے اندر یہ کہہ کر باقی جماعتوں کو دے دیا کہ ہمارا رول 94 رول 92 آپ کو سیاسی جماعت یعنی پی ٹی آئی ایک سیاسی جماعت کے طور پر ڈکلیئر ہی نہیں کرتا۔ جب پاکستان تحریک انصاف سیاسی جماعت نہیں ہے تو اس کو مخصوص نشستیں نہیں مل سکتی۔ اس کے بعد یہ ہوا کہ انتخابات کے فوری بعد کیونکہ پاکستان تحریک انصاف کے جو بیک کینڈیڈیٹس تھے آزاد امیدوار وہ سنی اتحاد کونسل میں شمولیت اختیار کر چکے تھے، ان کو سنی اتحاد کونسل کو 3 مارچ کے آرڈر سے منع کر دیا گیا۔ پشاور ہائی کورٹ نے وہ فیصلہ برقرار رکھا، معاملہ سپریم کورٹ میں آیا، سپریم کورٹ کا یہ فل کورٹ بیٹھا، فل کورٹ نے بیٹھ کر یہ ڈکلیئر کر دیا کہ 13 جنوری کا فیصلہ درست نہیں سمجھا گیا تھا۔ 13 جنوری ہی کے فیصلے کے بعد 2 فروری کو سلمان اکرم راجہ نے جب الیکشن کمیشن سے رجوع کیا کہ فارم 33 میں کم از کم آپ نے ہمیں سمبل نہیں دینا مت دیں لیکن پی ٹی آئی سیاسی جماعت تو لکھ دیجئے، وہ بھی نہیں لکھی الیکشن کمیشن نے یہ کہہ کر کہ 13 جنوری کا سپریم کورٹ کا فیصلہ آ چکا۔ بعد میں سپریم کورٹ میں چیف جسٹس قاضی فریضہ نے خود تسلیم کر لیا کہ الیکشن کمیشن نے ان کے فیصلے کی درست تشریح نہیں کی۔ اس صورت میں اس کے بعد الیکشن کمیشن کے درست تشریح کے بعد الیکشن کمیشن ڈٹ گیا کہ ہم نے تو درست تشریح کی۔ الیکشن کمیشن کو حکومت نے باقاعدہ الیکشن ایکٹ کے اندر ترمیم کر کے دی، بلال اظہر کیانی کا بل تھا اس کو حکومت نے اپنایا اور وہ 9 اگست کو باقاعدہ قانون سازی کی شکل اختیار کر گیا۔ اس بل میں 2 ترامیم کیا کی گئی تھی ذرا وہ بتائیں۔ ترامیم یہ کی گئی تھی کہ اگر کوئی پارٹی اپنی مخصوص نشستوں کی فہرست جمع نہیں کرائے گی مقررہ وقت میں تو بعد میں اس کو مخصوص نشستیں نہیں دی جائیں گی، اور اس کے اندر بہت ساری اور چیزیں تھیں لیکن جو اس کا بیسک پرپس تھا وہ یہ تھا کہ کیونکہ سنی اتحاد کونسل یا پی ٹی آئی کو یہ مخصوص نشستیں نہیں مل سکتی تو حکمران اتحاد میں بانٹ دی جائیں مال غنیمت کی طرح۔ اس کے بعد ایک سیکنڈ، آپ نے 2 ترامیم بھی بتا دی، آپ نے اس سارے معاملے میں پس منظر بھی بتا دیا۔ بالکل، اب رول 94 جب ہم پڑھتے ہیں تو اس میں بھی تو یہی درج ہے کہ ایک بار جب آپ نے کوئی مخصوص نشستوں کی فہرست دے دی ہے تو جب کاغذات نامزدگی جمع کرانے کی آخری تاریخ گزر جائے گی تو آپ کیا کر سکتے ہیں؟ آپ اس میں کوئی تبدیلی نہیں کر سکتے، رد و بدل نہیں کر سکتے، نہ تو کچھ ایڈ کر سکتے ہیں، نئے نام یا پرانے نام آپ اس میں سے ایکسپنج کر سکتے ہیں۔ تو جو بات سیم رول 94 میں لکھی گئی ہے وہی بلال اظہر کیانی کی الیکشن ایکٹ میں ترامیم تھی جس کو بنیاد بنا کر اسپیکر صاحب خط لکھ کر کہہ رہے ہیں کہ یہ مخصوص نشستیں ہمیں دے دی جائیں۔ اسپیکر صاحب اپنے خط میں الیکشن کمیشن کو کہہ رہے ہیں کہ بھئی آپ 3 دن سے مشاورت کر رہے ہو، یہ ہوا 19 سپٹمبر کو، اور اسپیکر صاحب خط لکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آپ آئین اور قانون کو برقرار رکھیے اور آئین اور قانون کی روح سے جو مخصوص نشستیں ہیں کیونکہ اب پی ٹی آئی کو انہوں نے پارلیمان سے نکال دیا، سنی اتحاد کونسل کو بنا دیا،
सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की तो मखसूस नशिस्तें हुई नहीं। इस ऑर्डर में भी लिखा है कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मखसूस नशिस्तें नहीं हो सकती क्योंकि उन्होंने जनरल इलेक्शंस में कंटेस्ट नहीं किया, ना कोई वहाँ से सीट जीती। तो वो ये कहते हैं कि आप आइन और कानून को बरकरार रखिए। इलेक्शन एक्ट को बुनियाद बनाकर स्पीकर कौमी असम्बली कहते हैं कि मखसूस नशिस्तें बाकी जमातों को दे दी जाएं। अब इस संबंध में जब रूल 94 को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कलअदम करार दे दिया, जिसकी बुनियाद पर इलेक्शन कमीशन बाकी जमातों को नशिस्तें पकड़ाता है, जिसकी बुनियाद पर नई कानून साजी होती है जो उसी से मुताबिकत रखती है जो कि बिलाल अजहर कियानी का बिल है, उसी की बुनियाद पर स्पीकर कौमी असम्बली खत लिखते हैं और बाकी स्पीकर्स भी अपने अपने खतूत लिखते हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को कि सूबाई असम्बलियों की भी मखसूस नशिस्तें दे दें और कौमी असम्बली की भी। आज जब वो बुनियाद ही सुप्रीम कोर्ट ने कलअदम करार दे दी तो हुकूमत का जो आईनी तरमीम के लिए अपने नंबर पूरे करने का प्लान था, मखसूस नशिस्तें लेकर के मौलाना को भी आउट करके असम्बली में अपनी नशिस्तें लेने का, वो एक तरह से खटाई में पड़ गया है। यहाँ पर मैं एक और क्लैरिटी भी चाहता हूँ। स्पीकर ने हुक्मरान इत्तेहाद के लिए मखसूस नशिस्तें दोबारा इलेक्शन कमीशन से मांगी, इलेक्शन एक्ट का ही सहारा लेकर। बिल्कुल। अब इससे कबल नाज़रीन जब हमने देखा कि मखसूस नशिस्तें हुक्मरान इत्तेहाद ने इजाफी सूरत में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने हुक्मरान इत्तेहाद को कैसे दी थी, तो ये मेरे पास वो जजमेंट मौजूद है। उस जजमेंट का जो आखिरी पैराग्राफ है उसमें लिखा गया है, देयरफॉर द कमीशन इज़ ऑफ द व्यू इन द लाइट ऑफ द क्लियर प्रोविजंस ऑफ आर्टिकल 51(6) of the Constitution, read with the Section 104 of the Election Act 2017 and Rule 92 and 94 of Election Rules 2017, Sunni Ittehad Council is not entitled to claim the quota for reserved seats for women and non-Muslim। और फिर उन्होंने कहा कि हम ये नशिस्तें अब सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को जब नहीं दे रहे तो फिर हम ये नशिस्तें खाली भी नहीं रख सकते। लिहाजा 4-1 से फैसला आया कि ये जो मखसूस नशिस्तें हैं ये कहाँ दी जाएं, ये हुक्मरान इत्तेहाद को इजाफी दे दी जाएं। और इसमें इलेक्शन कमीशन के एक मेंबर ने डाइसेंट किया था, उन्होंने कहा था कि ये सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को नहीं मिल सकती तो ये हुक्मरान इत्तेहाद को भी नहीं मिल सकती। तो अब हमने पूरा केस भी कवर किया, हमने आज का जजमेंट भी पढ़ा। मुझे ये बताएं, इलेक्शन एक्ट कि सेक्शन 2017 की कोई सेक्शन ऐसी है जिसको बुनियाद बनाकर इलेक्शन कमीशन ये मखसूस नशिस्तें इजाफी सूरत में उस हुक्मरान इत्तेहाद को दे दे? मुझे तो ऐसी कोई सेक्शन नज़र नहीं आई। यहाँ पर जो 51 आइन के आर्टिकल उसका तज़किरा किया गया है उसमें भी प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन है, मुतनासिब नुमाइंदगी है। आइन के आर्टिकल 106 में सूबाई असम्बलियों से मुतालिक बातचीत है। तो घुमा फिरा कर वो एक बात, वो एक रूल जिसको सहारा बनाकर, बुनियाद बनाकर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने ये नशिस्तें हुक्मरान इत्तेहाद को इजाफी सूरत में दी थी, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने उस रूल को आज के रोज़ कलअदम करार दिया है, जिससे अब स्पीकर कौमी असम्बली का जो ख़त है वो भी बादियो नज़र में कलअदम करार दे दिया गया। और मुझे तो लगता है कि ये जो बिलाल अजहर कियानी के इलेक्शन एक्ट की वो सारी तरमीम थी दो सेक्शन 66 और 104 में, तो अगर वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने किसी सेपरेट केस में तो उसे उड़ाने की बजाय उसे सिर्फ रूल 94 को ही उड़ा के, तो मुझे तो लगता है कि उसकी एसेंस ही वही है कि वो जो इलेक्शन एक्ट की शिकें हैं वो भी शायद कलअदम करार हो गई है बादियो नज़र में। तो ये बेसिकली वो चीज़ है जो कि बहुत ही बारीकी से अगर ये जजमेंट पढ़ी जाए तो समझ में आती है। और इस जजमेंट के बहुत से पैराग्राफ, यानी आप अगर इसके पेज नंबर 20 से शुरू करें तो कम से कम पेज 52 तक यही बात डिस्कस हो रही है कंटिन्यूसली, और वो यही है कि बहुत ही बारीकी से जो मखसूस नशिस्तें बाकी जमातों को बांटने का मामला था उसको सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने उसका रास्ता मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया है। सिर्फ आगे बढ़ते हैं, आखिर में इतनी बात कर लेते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने चीफ जस्टिस का जो रजिस्ट्रार को लिखा गया खत था उस पर भी इन 8 जजेस ने जवाब दे दिया है। और इन 8 जजेस ने जवाब देते हुए ये कहा है कि हमारे मुख्तसर फैसले के अंदर कहीं ये दर्ज नहीं था कि हम बाकायदा कोई हेयरिंग करेंगे, किसी पार्टी को, किसी फरीक को अटॉर्नी जनरल समेत बुलाएंगे, उनको सुनेंगे और फिर वजाहत जारी करेंगे। उन्होंने कहा हमसे इलेक्शन कमीशन ने वजाहत मांगी, हमने वजाहत दे दी। इस ऑर्डर का ही अगला हिस्सा भी बहुत अहम है, लेकिन पहले हिस्से के अंदर ना सिर्फ इलेक्शन कमीशन को उनकी जो बुनियादी जिम्मेदारी थी इंतखाबात कराने की। अच्छा, आखिर में मैं कुछ ऐड कर दूं कि जहां एक तो चीफ जस्टिस काजी फैजीसा के 9 सवालों के भी जब बड़े तशफ़ी बख्श एक ही जवाब दे दिया जस्टिस मंसूर अली शाह ने, और उन्होंने कहा है कि हमारा जो मुख्तसर हुक्मनामा पैराग्राफ नंबर 10 है उसमें लिख दिया गया था कि ये कंटिन्यूएशन है, किसी को हमारे फैसले की समझ नहीं आती तो कानूनी तौर पर हम बाउंड नहीं थे। वहीं उन्होंने पीटीआई इंट्रा पार्टी इंतखाबात के हवाले से भी कुछ कॉमेंट्स किए हैं, कुछ ऑब्जर्वेशन दिए हैं, जिसमें मेरा ख्याल है कि जो मैं समझाऊँ इस जजमेंट को पढ़कर उसमें
में ये है कि जब तक इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान PTI के इंट्रा पार्टी इंतखाबात के ऊपर कोई फैसला करार नहीं देता, चाहे वो उड़ाता है या उसे बरकरार रखता है, तब तक उमर अयूब साहब जो है वो सेक्रेटरी जनरल, पहले क्योंकि अब तो वो स्टेटस उसका तब्दील हो गया, मगर बैरिस्टर गौर जो है वो पार्टी के चेयरमैन रहेंगे। बिल्कुल, और ये कहना है सुप्रीम कोर्ट का, जो उन्होंने अपनी 14 सितंबर की भी वजाहत में कहा था कि जो डिफेक्टो है चेयरमैन वो बैरिस्टर गौहर ही है, और इस वजह से जो उनके डिक्लेयर यानी अगर उन्होंने किसी की पार्टी वाबस्तगी कंफर्म कर दी है तो वो PTI के कैंडिडेट्स ही तस्वुर होंगे। तो इस तरह अब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को सुप्रीम कोर्ट के फैसले की खिलाफ वर्जी करने की जो तमाम तर हुकूमती वजूहात दी जा रही थी, आज उनका रास्ता सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने बंद कर दिया है। और यही वो रिएक्शन है जो लीगली जो अभी तक हुकूमत कर रही थी, आईनी तरमीम हो, एक अलग आईनी अदालत बनाने का मामला हो, चीफ जस्टिस के इख्तियारात को वापस करने का मामला हो, उस सब का जवाब दे दिया इन जजेस ने। बिल्कुल आपने दुरुस्त कहा। नाजरीन, इन द एंड मैं ये आपको बताता चलूँगा, जैसे 70 सफ़ात के ऊपर मुश्तमिल जजमेंट, 122 उसके पैराग्राफ, तो कोशिश हमने की कि जो उसके अहम तरीन मुद्दे हैं वो इस वीडियो में आपके सामने रखें। अगली वीडियो में हम आपके सामने इसी जजमेंट से मुतालिक ये बताएंगे कि जस्टिस मंसूर अली शाह ने चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा, जस्टिस जो जमाल खान मंदोखेल, जस्टिस गालिबन याहिया आफरीदी, जस्टिस नईम अख्तर अफगान और जस्टिस अमीनुद्दीन खान, खैर ये हीरे जज है, मुझे इनके नाम भी भूल गए तो मैं माजरत करता हूँ इन जजों से। तो इन जजेस के हवाले से कुछ अहम ऑब्जर्वेशंस दिए हैं, बल्कि एक्सपोज किया है कि जजमेंट से पहले क्या कुछ होता रहा और जजमेंट से पहले क्या कुछ किया जाता रहा। तो जो इसी एपिसोड के कंटिन्यूएशन में अगला एपिसोड इसी मखसूस नशिस्तों के डिटेल जजमेंट के हवाले से है, वो आपके सामने रखेंगे। अपने फीडबैक से ज़रूर आगाह कीजिएगा। मुझे यानी वसीम मलिक को और मरियम नवाज़ खान को कमरा अदालत नंबर 1 से इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह निगहबान।